हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के विषय में। दोस्तों, 20वीं सदी का ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया भारतीय प्रशासन के संदर्भ में यह दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक्ट विस्तृत है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को 5 लेक्चर्स में बांटने का प्रयास किया है ताकि आपको इस एक्ट की हर बारीकियां विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक रूप से प्राप्त हो सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले लेक्चर जो आज हम करेंगे उसमें देखेंगे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के विषय में सामान्य जानकारियां। तत्पश्चात दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में गृह सरकार अर्थात होम गवर्नमेंट के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए थे। तत्पश्चात दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल की शक्ति और स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव रहा। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि इस एक्ट ने कैसे हमारे देश में जो भी तत्कालीन प्रांत थे उनमें कैसे इसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। खैर यह द्वैध शासन प्रणाली हमारे देश में असफल हो गई। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर इस एक्ट ने केंद्रीय विधानमंडल की रचना और शक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान किए और यह केंद्रीय विधानमंडल की रचना और शक्ति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों आपने देखा हमारे यह 5 लेक्चर की जो श्रृंखला का एक सूक्ष्म वर्णन। तत्पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बेसिक लेक्चर के विषय में, बेसिक जानकारियों के विषय में। आइए दोस्तों हम देखते हैं आखिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर स्टेट की एग्जामिनेशन हो, सभी में यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इससे आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है इससे, सन 1919 के सुधार अंग्रेजी शासन के इतिहास में उत्तरदायी शासन का आरंभ करने की दृष्टि से सदा प्रसिद्ध रहेंगे। इस व्यक्तित्व की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 विल रिमेन इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री फॉर मेकिंग ए बिगिनिंग इन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों दूसरा प्रश्न आपसे आ सकता है कि सन 1919 के संवैधानिक सुधारों ने भारतीय सरकार के मौलिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1919 ब्रॉट अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। एलुसिडेट एंड इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट। तत्पश्चात दोस्तों 1919 के सुधारों के सिद्धांत पूर्व के शासन के ढांचे से पूर्णतया भिन्न थे। साइमन कमीशन का यह कथन था। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। द प्रिंसिपल एट द बेस ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 स्ट्रक एट द एसेंशियल ऑफ द प्रीवियस सिस्टम। साइमन कमीशन एक्सप्लेन एंड डिस्कस। तत्पश्चात दोस्तों आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 1919 ईस्वी का भारतीय परिषद एक्ट निश्चित ही 1909 ईस्वी के एक्ट से श्रेष्ठ था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम से 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम श्रेष्ठ था। इस कथन पर प्रकाश डालिए। The Indian Council Act of 1919 was in and respect it distinct improvement over the Act of 1909 AD. Elucidate and statement.
तत्पश्चात दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से कि भारतीय परिषद एक्ट 1919 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तत्पश्चात दोस्तों 1919 के एक्ट की प्रमुख धाराओं की व्याख्या कीजिए। द्वैध शासन का क्या सिद्धांत था? सन 1919 ईस्वी में भारतीय शासन में कौन से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं? आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अब तक देखे हैं उनका हमें किस तरीके से उत्तर देना चाहिए जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। तो आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1919। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को तन मन धन से सहयोग दिया और इसके बदले में भारतीय राजनेता यह अपेक्षा कर रहे थे कि इंग्लैंड की सरकार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन को भारत में शुरू किया। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी एनी बेसेंट और उत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे श्री बाल गंगाधर तिलक जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो तबके उग्रवादी तबका और उदारवादी तबका मिल गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन करवाया था और सूरत अधिवेशन 1907 में उग्रवादी और उदारवादी खेमे की राह अलग अलग हो गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों मुस्लिम लीग को भी अब समझ में आ गया था कि ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड की सरकार भारत में हिंदू और मुस्लिमों को लड़वाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो इसीलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी इस दौरान में लखनऊ में एक समझौता हो गया कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर दोनों आपस में चर्चा करेंगे और इंग्लैंड की सरकार को घेरेंगे भी। तत्पश्चात दोस्तों मेसोपोटामिया में टर्की के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने में भारतीय सरकार असफल साबित हुई। तत्कालीन भारत मंत्री स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और इनके स्थान पर एक उदारवादी व्यक्ति श्री एडविन मॉन्टेग्यू को भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री बनाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अपने पद को ग्रहण करते हुए एक घोषणा की जिसे हम जानते हैं लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। देखिएगा दोस्तों तत्कालीन भारत मंत्री श्री मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 तारीख जरूर ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में आपसे यह पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा किस तिथि को हुई। तो ध्यान रखिएगा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी कि सम्राट सरकार की यह नीति और भारत सरकार भी इससे सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में हम भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतवर्ष को उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए स्वशासन संबंधी जो संस्थाएं हैं उन्हें धीरे धीरे करके उन्नत किया जाएगा। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण घोषणा थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू जी की क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के अयोग्य बताती रही है, लेकिन भारत राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की यह घोषणा एक ऐतिहासिक घोषणा रही है हम भारतीयों के लिए। तत्पश्चात दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा में उत्तरदायी शासन वाक्य का प्रयोग संवैधानिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि ब्रिटिश अधिकारी जो भी पदाधिकारी भारत में आते थे एक ही बात कहते थे कि भारत संसदीय या उत्तरदायी शासन के अयोग्य है, इनके लिए इसमें योग्यता नहीं है। तत्पश्चात दोस्तों सर्वप्रथम भारत को डोमिनियन या स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात भी इस घोषणा में रखी गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू के नेतृत्व में
एक उच्च स्तरीय दल भारतीय स्थिति का अध्ययन करने आया। जब लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इस तरह की घोषणा कर दी, उसके पश्चात भारत में स्वशासन या डोमिनियन की स्थिति कैसे दी जा सकती है, इसके अध्ययन के लिए ब्रिटेन से एक उच्च स्तरीय दल भारतीय स्थिति का अध्ययन करने आया। इस दल ने तत्कालीन गवर्नर जनरल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारतीय राजनेताओं से परस्पर विचार विमर्श किया और यह विचार विमर्श की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह थी शिमला में। तत्पश्चात दोस्तों इस विचार विमर्श के पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और यह रिपोर्ट ही भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी का आधार बनी है। ध्यान रखिएगा, इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारत में औपनिवेशिक शासन हेतु एक नवीन अधिनियम को पारित किया, जिसे आप और मैं जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के रूप में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से 1919 में, लेकिन यह लागू हुआ था 1921 में, मतलब अपने पारित होने के 2 वर्षों के पश्चात। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के संदर्भ में सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। दोस्तों इसी कमेटी ने लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। ध्यान रखिएगा, इन तीनों के नाम सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट। दोस्तों भारतीय संवैधानिक विकास के इस महत्वपूर्ण दौर का यह एक्ट प्रतीक बन गया और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की भारत में प्रगति। ध्यान रखिएगा इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि इसने उत्तरदायी शासन की प्रगति की और हमारे देश को अग्रसर किया। संवैधानिक विकास की जो एक प्रक्रिया चली आ रही थी उसको इस ओर अग्रसर किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तत्पश्चात दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आखिर इस एक्ट को लागू किसने करवाया, तो ध्यान रखिएगा महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इस एक्ट को 1921 में लागू करवाया। बन गया था 1919 में, लेकिन लागू कब हुआ? ड्यूक ऑफ कनॉट के प्रयासों से यह 1921 में लागू भी हुआ। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट का मूल आधार क्या है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे श्री विलियम ड्यूक, ध्यान है आपको, जो कि भारतीय परिषद के भी सदस्य थे, ने भारत की समस्याओं के संदर्भ में एक याचना पत्र भारतीय परिषद के सामने प्रस्तुत किया था। जब उन्होंने यह याचना पत्र प्रस्तुत किया तो इसी आधार पर तत्कालीन भारत राज्य सचिव ने इस एक्ट को बनाने की प्रेरणा प्राप्त की थी। तो ध्यान रखिएगा इसके विषय में कि मूल आधार है सर विलियम ड्यूक का एक याचना पत्र जो भारत के संदर्भ में भारतीय परिषद के समक्ष में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट को कहते हैं भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा। इसके पूर्व एक्ट इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, इस एक्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे एक युग का अंत और एक नवीन युग का प्रारंभ भी माना जाता है। इसी एक्ट को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे इस एक्ट के आने के समय। तो देखिएगा तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज फिफ्थ, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज, तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल या वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे एडविन जी मॉन्टेग्यू। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे इस एक्ट के भारत के संदर्भ में आते समय। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं आखिर इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी, आखिर वे क्या कारक थे जिन्होंने इस एक्ट को जन्म दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं इन कारकों का एक सूक्ष्म विश्लेषण कि सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का
पूर्ण सहयोग किया, जिसके एवज में वे एक अच्छे एक्ट की अपेक्षा कर रहे थे, जो कि लाजमी भी था। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। पार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में किए गए थे, उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी खेमा संतुष्ट नहीं था, चाहे वो उदारवादी हो या उग्रवादी हो। तत्पश्चात दोस्तों, भारत में स्वशासन की मांग तीव्र हो रही थी और इसी स्वशासन की मांग को लेकर श्रीमती एनी बेसेंट और श्री बाल गंगाधर तिलक ने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। तत्पश्चात दोस्तों, होम रूल आंदोलन जनित राष्ट्रीय चेतना, इस होम रूल आंदोलन ने भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय चेतना का उद्गार किया। तत्पश्चात दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो कि 1916 में लखनऊ में किया गया था, इसके तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर एक साथ आने को राजी भी हुई। दोस्तों, फिर हम देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष। लगातार से भारतीय जनमानस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, जिसकी शुरुआत की गई थी 1909 में पार्लियामेंटो सुधारों से, उससे असंतुष्ट रहा है। तो यह असंतोष भी इस एक्ट को लाने का एक बड़ा कारण माना जाता है। कई अन्य जो अल्पसंख्यक समूह थे, वे भी अपने लिए इस तरह की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे, और दूसरी ओर जो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध करने वाले थे, इसी परिप्रेक्ष्य में इस एक्ट को लाना एक मजबूरी सा हो गया था ब्रिटिश सरकार के लिए। सरकार के प्रति मुस्लिमों के रुख में बदलाव। दोस्तों, भारत में मुस्लिम वर्ग 1909 के बाद से ब्रिटिश सरकार का एक खिलौना बन गया था। दोस्तों, अब मुस्लिमों को भी समझ में आने लगा था कि ब्रिटिश सरकार केवल फूट डालो शासन करो की नीति के तहत उन्हें बढ़ावा दे रही है, और सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली की शुरुआत भी इसी नीति का एक प्रतिफल था। अब उन्हें समझ में आ रहा था इस प्रकार से मुस्लिमों को राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक सा कर दिया गया, इसीलिए अब उनके रुख में भी बदलाव आ रहा था। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मुस्लिम लीग लगातार से भारत में चला रही थी खिलाफत आंदोलन। तत्पश्चात दोस्तों, मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट भी इस एक्ट का महत्वपूर्ण कारक बनी है। दोस्तों, सरकार की दमनकारी नीतियां बढ़ती जा रही थी। भारत में जैसे रोलेट एक्ट का आना, जैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, इन परिस्थितियों ने भी इस एक्ट को लाने में काफी मदद की। साथ ही दोस्तों, लॉर्ड मॉन्टेग्यू का उदार व्यक्तित्व भी इस एक्ट को लाने का एक महत्वपूर्ण कारक हुआ। इस प्रकार से दोस्तों, इन कारकों के संयुक्त प्रभावों से भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को पारित किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं की। इसके मेन फीचर्स क्या थे? सबसे पहली बात दोस्तों, इस एक्ट में पहली बार प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल का समावेश किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट किया कि आखिर वह इस एक्ट से क्या प्राप्त करना चाहती है, भारतीयों को क्या देना चाहती है, उसका उद्देश्य को स्पष्ट करा प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल में। दोस्तों, यह लिखित और अपरिवर्तनशील एक्ट था, रिटन एंड रिजिड। तत्पश्चात दोस्तों, ब्रिटिश संसद का उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट किया गया, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। द्वैध शासन प्रणाली या डायरकी गवर्नेंस सिस्टम को भी इस एक्ट में समावेशित किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन का होना, बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर। अभी तक भारत में जो केंद्रीय विधानमंडल था वह एक सदनी हुआ करता था। इस एक्ट में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसके पश्चात दोस्तों, प्रांतीय विधान परिषदों का भी पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तत्पश्चात दोस्तों, भारतीय परिषद का पुनर्गठन, भारत राज्य सचिव की जो परिषद थी उसे हम कहते थे भारत परिषद, उसका भी अब पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों, गृह सरकार के नियंत्रण में ढील दी गई, रिलैक्सेशन इन द कंट्रोल ऑफ होम गवर्नमेंट। तत्पश्चात दोस्तों, भारतीयों की प्रशासन में अधिकाधिक नियुक्ति, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो, प्रांतीय विधानमंडल हो, भारत परिषद हो, इनमें भारतीयों के अधिक नियुक्ति की बात भी कही गई थी। मोर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियंस,
तत्पश्चात दोस्तों नरेश मंडल की स्थापना, भारतीय देशी रियासतों के संदर्भ में नरेश मंडल अर्थात चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना भी इस एक्ट के माध्यम से की गई। तत्पश्चात दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों में शक्ति विभाजन किया गया और संतुलन स्थापित करने का भी इस एक्ट में प्रयास किया गया। डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तत्पश्चात दोस्तों संक्रमणकालीन उपाय, मेजर्स ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था इस एक्ट का। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण और प्रावधान किए गए थे इस एक्ट में, सांप्रदायिक मताधिकार का अब विस्तार किया, एक्सटेंशन किया कम्युनल इलेक्टोरेट्स का। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा इस एक्ट का। काफी विवादास्पद प्रावधान तो है, लेकिन यह भी इस एक्ट का एक अंग रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं की, इसकी सहायक विशेषताओं की। इनका हम अब एक सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों स्पष्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की सर्वप्रमुख विशेषता थी इसमें एक प्रस्तावना का समावेश करना। ध्यान रखिए दोस्तों, इस एक्ट का आरंभ एक प्रस्तावना, आमुख या उद्देशिका जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल से होता है। भारतीय परिषद अधिनियम की प्रस्तावना में कई बातें जो लिखित थी उनके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रस्तावना में था क्या। सबसे पहले ब्रिटिश संसद की घोषित नीति यह है कि ब्रिटिश संसद भारतीय प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के लिए अधिक से अधिक उनके संबंध के लिए स्वशासी संस्थाओं को क्रमिक परिवर्धन हेतु उपलब्ध कराएगी, जिससे साम्राज्य के एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित हो सके। तो दोस्तों यह ब्रिटिश संसद की घोषित नीति थी। तत्पश्चात दोस्तों इस प्रियम्बल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना के पश्चात भी भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहेगा। ऐसा नहीं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना भारत में हुई तो वह ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक हो जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया ब्रिटिश संसद ने कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग पूर्व की तरह बना रहेगा। तत्पश्चात दोस्तों उत्तरदायी शासन की प्राप्ति केवल बुद्धिपूर्ण विकास द्वारा ही होगी, मतलब हिंसक घटनाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तरदायी शासन का विकास बुद्धिपूर्ण विकास से ही हो सकेगा। तत्पश्चात दोस्तों उत्तरदायी शासन की प्राप्ति हेतु दो बातें आवश्यक हैं, यह ब्रिटिश संसद ने लिखित रूप से बताया। सबसे पहली, प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का एक भागीदारी या बुद्धिपूर्ण सहयोग लिया जाएगा। तत्पश्चात दोस्तों स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनका क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा। यह दो महत्वपूर्ण बातें उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताई गई थी इस एक्ट में। तत्पश्चात दोस्तों उत्तरदायी शासन की दिशा में धीरे धीरे प्रगति होगी। तत्पश्चात इसी में बताया था कि प्रांतों में स्वायत्त शासन के विकास के साथ ही प्रांतों को केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो सके मुक्त किया जाना आवश्यक होगा, मुक्त किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण बात थी प्रांतीय गवर्नमेंट के संदर्भ में। दोस्तों इस प्रस्तावना के पश्चात हम देखते हैं इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दूसरे फीचर के बारे में जिसे हमने बताया है लिखित और अपरिवर्तनशील। ध्यान रखिए दोस्तों भारतीय परिषद एक्ट 1919 एक लिखित संविधान की भांति हमारे लिए रहा। ध्यान रखना इसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है या संशोधन का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था और यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भारत स्थित केंद्रीय विधानमंडल हो या फिर प्रांतीय विधानमंडल हो, वे इसमें किसी भी तरह के संशोधन के लिए शक्ति संपन्न नहीं थे। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद का उत्तरदायित्व, इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके द्वारा सपरिषद भारत में गवर्नर जनरल को पूर्व की भांति केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त रखा गया, अर्थात उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद के प्रति निर्धारित किया गया और यह उत्तरदायित्व निर्वहन करेगा भारत राज्य सचिव के माध्यम से, भारत मंत्री के माध्यम से। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल का स्वरूप,
जो कि बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की गई थी इस एक्ट में, उसके अंतर्गत क्या किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों को गठित करने का प्रावधान किया गया। पहले सदन को नाम दिया गया भारतीय विधानसभा, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को क्या नाम दिया गया, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो क्या नाम हुए दोस्तों इनके, भारतीय विधानसभा, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को क्या नाम दे दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद। अब यह रहेंगे हमारे केंद्रीय विधानमंडल के 2 अंग। इस एक्ट में यह निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों ही सदनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हमारे एक सदनी साम्राज्यिक विधान परिषद, जिसे हम जानते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके स्थान पर अब केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी व्यवस्था पर आधारित हो गया। केंद्रीय विधायिका अर्थात केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया, उसकी पूर्व शक्तियां बनी रही, बस उसकी संरचना क्या हो गई, द्विसदनी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के रीऑर्गेनाइजेशन की, उसके पुनर्गठन की। प्रांतीय परिषदों के पुनर्गठन के अंतर्गत बड़े प्रांतों में प्रांतीय परिषदों में कितनी संख्या रखी गई, अधिकतम 140, और छोटे प्रांतों में न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई 60। इस एक्ट में यह प्रावधानित किया गया कि छोटे प्रांतों में न्यूनतम 60 सदस्य होंगे और बड़े प्रांतों में अधिकतम 140 सदस्य हो सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20% इसमें होंगे सरकारी सदस्य और 80% जो भी सदस्य होंगे वे होंगे निर्वाचित सदस्य। इससे स्पष्ट क्या होता है दोस्तों कि प्रांतों में लोकप्रिय और उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना प्रावधानित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी जाने लगी। पहले क्या बोलते थे इनको, प्रांतीय परिषद, अब क्या बोलेंगे इनको, विधान परिषद। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी गवर्नेंस सिस्टम की भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी, और इसके अंतर्गत दोस्तों भारतीय प्रांतों में कार्यपालिका को विधान परिषद के प्रति आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। इस प्रकार प्रांतीय प्रशासन को दोस्तों क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांटा। पहले भाग में रखे गए सुरक्षित विषय जिन्हें बोला गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट, दूसरे भाग में रखे गए हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। सुरक्षित विषय दोस्तों क्या क्या होते थे उस समय पे, तो वे ये हैं कि पुलिस, न्याय, भू राजस्व, वित्त, सिंचाई इत्यादि, यह कहलाते थे सुरक्षित विषय। और इन सुरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के द्वारा। ये किसी भी प्रकार से दोस्तों विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे और इनका उत्तरदायित्व केवल था प्रांतीय गवर्नर के ही प्रति। तो दोस्तों आपने देखा सुरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, जेल, भू राजस्व, वित्त और सिंचाई, और इनका प्रशासन की जवाबदेही सौंपी गई प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद को। और ये प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल और केवल प्रांतीय गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सुरक्षित विषय के बाद में हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में कृषि, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि विषय शामिल किए गए दोस्तों, और इसे सौंपा गया प्रांतीय मंत्रियों को। ध्यान रखिएगा, ये मंत्री विधान परिषद के सदस्यों में से ही निर्वाचित सदस्य होते थे और उत्तरदायी भी होते थे विधान परिषद के प्रति। ध्यान रखिए, गवर्नर मंत्रियों की सलाह से ही इन कार्यों को पूर्ण करता था। और दोस्तों इस तरह की जो दोहरी व्यवस्था थी, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, सुरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास में और हस्तांतरित विषय प्रांतीय गवर्नर द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रियों के संबंध में। तो दोस्तों यह व्यवस्था जो थी यही कहलाती थी हमारे यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय परिषद का पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन काउंसिल। देखिएगा दोस्तों इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान दोस्तों, इसमें न्यूनतम 8 सदस्य
और अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। सबसे पहले तो इसकी सदस्य संख्या में सुधार किया गया। न्यूनतम 8 अधिकतम 12 सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई भारतीय परिषद के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों इन सदस्यों के कार्यकाल में भी अब कमी की गई। अब कार्यकाल घटाकर इनके सदस्यों का कर दिया गया 5 वर्ष। पूर्व में यह था 7 वर्ष इस एक्ट के पूर्व, और इस एक्ट के आने के पश्चात अब उनका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। तो देखा दोस्तों आपने कि भारत राज्य सचिव की परिषद का भी पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले तो सदस्य संख्या में बदलाव किया गया, तत्पश्चात सदस्यों के कार्यकाल में भी बदलाव किया गया। इन सदस्यों की आवश्यक योग्यता यह निर्धारित की गई थी कि वे कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हों, लेकिन उन्हें भारत छोड़े हुए 5 वर्ष से अधिक न हुआ हो। यह एक महत्वपूर्ण योग्यता निर्धारित की गई भारत परिषद के सदस्यों की। तत्पश्चात दोस्तों भारत परिषद के सदस्यों की आय में वृद्धि की गई, उनकी इनकम बढ़ाई गई, वेतन बढ़ाया गया। अब इनकी आय 1000 से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दी गई। तो मतलब जो पहले उन्हें मिलते थे 1000 पाउंड, अब उसकी जगह क्या मिलने लगे 1200 पाउंड। साथ में ही दोस्तों अतिरिक्त भत्ते की भी इस एक्ट में व्यवस्था की गई। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि गृह सरकार के नियंत्रण में अब हमारे देश में कैसे ढील आई, रिलैक्सेशन कैसे मिला होम गवर्नमेंट के कंट्रोल से भारतीय प्रशासन को। इस एक्ट के द्वारा भारत के शासन पर ब्रिटिश सरकार अर्थात भारत मंत्री और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को ढीला करने के लिए बनाया गया था। गवर्नर जनरल इसकी बहुत समय से मांग करते रहे थे, परंतु स्पष्ट रूप से इस संबंध में कोई भी नियम नहीं बनाया गया। अस्पष्ट तरीके से, अपरोक्ष तरीके से इस कार्य को किया गया इस एक्ट के माध्यम से। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारतीयों की अधिकाधिक नियुक्ति, मोर अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियंस। दोस्तों केंद्रीय कार्यकारिणी हो या प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद हो, भारतीयों की अधिक संख्या में अब नियुक्ति की जाने लगी। इन सभी को भारत मंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट। किसकी सिफारिश पर? भारत राज्य मंत्री की सिफारिश पर। भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को जिनको कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, मतलब जिनको वकालत करते करते 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे वकीलों को परिषद का लॉ मेंबर बनाने के लिए अब उपयुक्त समझा जाने लगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, इससे पहले विधि सदस्य बने थे, पहले भारतीय थे श्री तेज बहादुर सप्रू। अब हम बात करते हैं आगे कि नरेश मंडल की स्थापना। ध्यान रखिए दोस्तों, इस एक्ट के आधार पर 8 फरवरी 1921 को देशी राजाओं के महत्व को देखते हुए भारत में एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल सदस्य संख्या थी नरेश मंडल की 121। और ध्यान रखिएगा इन 109 सदस्य जो थे इसके, वो 109 सदस्य देश के महत्वपूर्ण रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार था हमारे देश में नरेश मंडल की स्थापना के संदर्भ में इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसे क्रियान्वित किया गया 8 फरवरी 1921 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक मताधिकार का अब विस्तार किया गया, एक्सटेंशन किया गया कम्युनल इलेक्टोरेट्स का। इसके अंतर्गत दोस्तों मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था पूर्ववत चल रही थी पार्लियामेंटो सुधारों से, वह बनी रही। अब सांप्रदायिक मताधिकार को और अधिक विस्तृत कर दिया। कुछ अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में प्रावधानित किया गया, जैसे पंजाब में सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में अब्राह्मणों के लिए। इस तरह से सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचक मंडल का अब विस्तार किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं अब कि शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स इस एक्ट में किस रूप में किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों को विभाजित कर दिया, एक संतुलन स्थापित किया गया, दोनों की जवाबदेहिता अधिकारों को तय किया गया। इसके अंतर्गत अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित जो विषय हैं उन्हें केंद्र सरकार के अधीन रखा गया, और जो प्रांतीय हितों से संबंधित विषय हैं उन्हें प्रांतीय
सरकारों या प्रांतीय प्रशासन के अधीन रखा गया। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक अधिकारों का एक व्यवस्थित तरीके से बंटवारा किया गया, ऐसा इस एक्ट में प्रावधानित था। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया प्रांतीय सरकारों पर। फिर भी ध्यान रखना, भारत में सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। प्रांतीय सरकारों को भी इसमें जगह दी गई, उनके लिए विषय निर्धारित किए गए और उनकी शक्तियों को भी व्यवस्थित किया गया, लेकिन फिर भी उनकी शक्तियां केंद्र की तुलना में अत्यधिक कम थी, जैसा आज के भारत में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सूची में वर्णित जो महत्वपूर्ण विषय थे उनके अंतर्गत दोस्तों आते थे विदेशी मामले, रक्षा संबंधी मामले, डाक और तार संबंधी व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण इत्यादि विषय दोस्तों आते थे केंद्रीय सूची में। और इस सूची पर सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल अर्थात वाइसराय का अधिकार था। ठीक है, केंद्रीय सूची में आने वाले इन विषयों के महत्व को आप देख सकते हैं कि आखिर कितने महत्वपूर्ण विषय थे। अब हम देखते हैं राज्य सूची में क्या किया गया। प्रांतीय सूची में भी निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर या भू राजस्व, जल संभरण, अकाल सहायता और कृषि व्यवस्था इत्यादि विषयों को शामिल किया गया प्रांतीय सूची में। और ध्यान रखिएगा, इन विषयों पर सपरिषद प्रांतीय गवर्नर को अधिकार दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सूची में जो वर्णित विषय थे वे काफी महत्वपूर्ण थे और प्रांतीय सूची में जो शामिल विषय थे वो एक सामान्य प्रकृति के विषय थे। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में समाहित की गई। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिन विषयों का समावेश न तो केंद्रीय सूची में न प्रांतीय सूची में, उन विषयों को कहा जाता था अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषयों का प्रशासन या उसके संदर्भ में कानून निर्माण करना है, उसका प्रशासन करना है, वे शक्तियां किसे सौंपी गई, केंद्र सरकार को। दोस्तों, वर्तमान भारत में भी यही व्यवस्था है कि केंद्र सूची में जो शामिल विषय हैं उनके संदर्भ में भारत सरकार, केंद्र सरकार निर्णय करती है। प्रांतीय सूची में प्रांतीय या राज्य सरकारें निर्णय करती हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र सरकार के हाथों में ही समाहित हैं। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं संक्रमणकालीन उपाय, मेजर्स फॉर ट्रांजिशनल पीरियड। दोस्तों, यह एक्ट प्रयोगकालीन और संक्रमणकालीन उपाय था। जैसे कि लॉर्ड मेस्टन ने भी लिखा है कि स्वेच्छातंत्र और लोकतंत्र का उस समय तक हाथ मिलाकर साथ चलना आवश्यक था जब तक कि लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के लिए विश्वास योग्य न हो जाए। तो दोस्तों, यह क्या था, स्वेच्छातंत्र और लोकतंत्र का एक समझौता ही था, साथ साथ चलने का। उद्देश्य यही था कि लोकतंत्र जब अपना रास्ता खुद तय करना सीख जाए, चलना सीख जाए, जब उसके ऊपर विश्वास हो जाए तब उसे प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन तब तक जब तक ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र और स्वेच्छातंत्र हाथ मिलाकर ही काम करते रहें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान थे, वे क्या थे। सबसे पहला था केंद्रीय और प्रांतीय बजटों को अलग अलग पेश करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। तो यह इस एक्ट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय बजट अब अलग अलग पेश किए जाएंगे, एक साथ नहीं पेश किए जाएंगे जैसा पहले किए जाते रहे हैं। तत्पश्चात दोस्तों एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया था और ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार सन 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे श्री E.M. व्हाइट। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 1926 में, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे तत्कालीन ब्रिटिश शासनकाल में श्री E.M. व्हाइट। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के लागू होने के 10 वर्ष उपरांत एक वैधानिक आयोग के गठन का भी प्रावधान इस एक्ट में किया, जो क्या काम करेगा, इस एक्ट की समीक्षा करेगा, अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की वह समीक्षा करेगा। तो दोस्तों यह एक्ट कब से लागू हुआ, 1921 से। तो
अब ऐसा वैधानिक आयोग कब बनना था? 1931 में। लेकिन दोस्तों इसके पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और उससे भारत भेजा गया ताकि वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा कर सके। भारतीयों ने इसका बहुत विरोध भी किया, आपको मालूम भी होगा। लाला लाजपत राय जी इसके विरुद्ध में एक प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश लाठियों से ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक कार्रवाई की वजह से काल कवलित भी हुए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसे भारत सचिव के कुछ कार्यों को प्रदान किया गया। इस प्रकार से भारत राज्य सचिव के पद को अब कतरा गया, उसकी शक्तियों को थोड़ा कम करते हुए एक अन्य पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त को सौंपा गया। तत्पश्चात दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन की इस एक्ट में व्यवस्था की गई। साथ ही दोस्तों महिलाओं को भी मताधिकार दिया। पहली बार हुआ कि भारतीय महिलाओं को भी अब मताधिकार दिया गया। अब दोस्तों मताधिकार को बढ़ाते हुए 3% से बढ़ाकर 10% किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था भारत में मताधिकार के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था इस एक्ट का कि भारत में CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का सुझाव भी इस एक्ट में दिया गया था कि यदि आवश्यक हो तो CAG की भी स्थापना भारत में भारतीय प्रशासन द्वारा की जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया दी उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उस विषय में हम चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बंबई में श्री हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में इस एक्ट को निराशाजनक और असंतोषकारी घोषित किया गया, तो कांग्रेस ने सिरे से इस एक्ट को नकार दिया। भारतीय प्रशासन में जो बदलाव की बात की जा रही थी इसके प्रावधानों से, उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत नहीं थी। उसने इसे निराशाजनक और असंतोषकारी बताया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी ब्रिटिश सरकार से कि वह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अब भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेगी। लेकिन जब उसकी ये आशाएं विफल हो गई, जब उसकी आशाओं पर तुषारपात कर दिया इस एक्ट ने, तो उसने इसे निराशाजनक और असंतोषकारी बताया। साथ ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रभावी स्वशासन की मांग को प्रस्तुत भी किया था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने लिखा था कि मॉन्टफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। भारतीयों के लिए इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि वे इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात दोस्तों सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था कि यह एक्ट भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल था। तो यह एक्ट तो था नहीं कुछ भी, यह तो एक बेड़ियों का नया जाल था हम भारतीय लोगों के लिए। तत्पश्चात दोस्तों KV रेड्डी ने भी इस संदर्भ में लिखा था कि मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था, मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग भी नहीं था। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट में प्रांतीय जो प्रशासन जिसे हम बोल रहे हैं द्वैध शासन, उसके संदर्भ में कितनी विसंगतियां थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के महत्वपूर्ण दोषों की। डीमेरिट्स ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं मताधिकार अत्यंत सीमित था। हम भारतीयों के 10% भाग को ही मताधिकार का अधिकार प्रोवाइड किया गया था। खैर यह पूर्व के जो एक्ट थे उनकी तुलना में थोड़ा सा लिबरल था क्योंकि पूर्व के एक्ट में अधिकतम 3% लोगों को यह मताधिकार प्राप्त था और इस एक्ट में 10% लोगों को यह मताधिकार बढ़ाया भी था और महिलाओं को मताधिकार इसके माध्यम से प्रोवाइड किया गया था। फिर भी भारतीय मताधिकार की इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। तत्पश्चात दोस्तों केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो जो केंद्रीय विधान पालिका के सदस्य थे, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य थे, उनका गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे भारत राज्य मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी बनाए गए। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। केंद्र और राज्यों में
केंद्र और प्रांतों में जो विषयों का विभाजन किया गया उससे राज्य संतुष्ट नहीं थे। केंद्र सूची में महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया और राज्य सूची में सामान्य विषयों को रखा गया। इससे भी एक असंतोष था भारतीय जनता में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि केंद्रीय व्यवस्थापिका हेतु प्रांतों के मध्य जो सीटों का बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पर न होकर प्रांतों के महत्व पर आधारित था। पंजाब का सैन्य महत्व अधिक था तो बंबई का वाणिज्यिक महत्व अधिक था, इसीलिए इन्हें केंद्रीय व्यवस्थापिका में अधिक सीटें आवंटित की गई। ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा थी उन्हें यह सीटों का आवंटन कम किया गया, या बोल सकते हैं उनकी तुलना में पंजाब और बंबई को ज़्यादा महत्व दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बंटवारा राजनीति के सिद्धांत और राजनीतिक व्यवहार के विरुद्ध था। जैसे दोस्तों आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसमें जो बंटवारा किया गया था दोस्तों वह अव्यवहारिक था और राजनीति के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत था, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। कालांतर में मंत्रियों और नौकरशाही में टकराव बहुत बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना करती थी, उनके निर्देशों की, उनके आदेशों की, और महत्वपूर्ण विषयों पर वे मंत्रियों से मंत्रणा तक नहीं करते थे। तो दोस्तों हमारे देश में चल रही थी नौकरशाही का राज, और यथार्थ में ध्यान रखिएगा दोस्तों मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। बोलने के लिए तो मंत्री थोड़े से गवर्नर के नियंत्रण से मुक्त थे, लेकिन वास्तविकता में वे प्रांतीय गवर्नरों के पूर्णतः अधीन थे। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। मंत्री व्यक्तिगत रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे और व्यक्तिगत रूप से ही वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व को निभाते थे। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्णतः अभाव था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के महत्व के विषय में, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। कई लोग इसके महत्व को इस तरह से आकलित करते हैं। इसने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर व्यवस्था की कि अब प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य के रूप में भारतीय अधिक चुने जा सके। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यवहारिक समझ भी विकसित हुई, क्योंकि मताधिकार को अब 3% से बढ़ाकर 10% किया गया। साथ में महिलाओं को ही मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है भारतीय संवैधानिक विकास में मील का एक पत्थर। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस एक्ट ने भारत में प्रांतीय स्वशासन और आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन की हमारे देश में स्थापना की। दोस्तों अब प्रांत की जो सरकारें थी वहां पर थोड़ा आप बोल सकते हैं स्वशासन के अंतर्गत उन्हें ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए। केंद्र का नियंत्रण उन पर कमजोर किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हस्तांतरित विषयों पर जो प्रांत के मंत्री हुआ करते थे वे प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। खैर सुरक्षित विषय अभी भी प्रांतीय गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के हाथों में ही रखे गए थे। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस एक्ट ने द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की। इसके पूर्व हमारे यहाँ पर केंद्र में एक सदनीय विधायिका हुआ करती थी, अब केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व 3 गुना किया गया। यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी भारतीयों के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारत राज्य मंत्री के वेतन भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने की जो व्यवस्था की गई, इसकी मांग भारतीय लंबे समय से करते रहे थे। तो भारत राज्य मंत्री का वेतन भत्ता, उसकी परिषद के व्यय वगैरह जो भी होंगे वे अब किससे किए जाएंगे, ब्रिटिश राजस्व किए जाएंगे, ना कि भारतीय राजस्व से किए जाएंगे। तत्पश्चात दोस्तों एक नवीन पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की भी नियुक्ति की गई, जो कि भारत राज्य सचिव के कार्यों के बोझ को थोड़ा कम करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस प्रयोग को अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को पूर्णतः निष्फल भी नहीं कह सकते। द्वैध शासन व्यवस्था की जो इस एक्ट में स्थापना की गई वह 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई, जो कि 1 अप्रैल 1937 तक बदस्तूर जारी रही। ध्यान रखिएगा बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब, बिहार,
उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम और यूपी में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1923 में बर्मा में और वर्ष 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की भी स्थापना की गई और वहाँ पर भी इसी व्यवस्था को शुरू किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के मूल्यांकन के संदर्भ में, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। देखिएगा दोस्तों, सन 1919 के अधिनियम में कुछ दोष थे। अब ये दोष क्या थे दोस्तों? केंद्र में कार्यपालिका की निरंकुश था, अनुचित द्वैध शासन की प्रांतों में स्थापना करना, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों का अन्य अल्पसंख्यक समूहों तक विस्तार करना, यह इसके दोष थे, जबकि भारतीय इनका विरोध कर रहे थे। अब समस्या ये थी कि दोस्तों प्रांतों में उत्तरदायी शासन और नौकरशाही के मध्य जो रास्ता अपनाना था, यह एक महत्वपूर्ण समस्या उभर कर आ रही थी भारतीय राजनेताओं में और ब्रिटिश सरकार में। दोस्तों 1919 के इस एक्ट में उत्तरदायी शासन और नौकरशाही के बीच का रास्ता अपनाए जाने के विषय में श्री लॉर्ड मेस्टन ने लिखा है कि स्वेच्छातंत्र और लोकतंत्र उस समय तक हाथ मिलाकर साथ साथ चलना आवश्यक था जब तक कि लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। तो तब तक क्या चलना पड़ेगा दोस्तों? स्वेच्छातंत्र को और लोकतंत्र को साथ साथ में, यह लॉर्ड मेस्टन का कहना था। वे उत्तरदायी शासन को भारत में स्थापित करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए वे इस तरह की बात कर रहे थे। तत्पश्चात दोस्तों इसके अंतर्गत अपनाई गई नीति से, व्यवस्था से मंत्रियों और नौकरशाही अर्थात उनके कर्मचारियों में परस्पर सहयोग संभव था ही नहीं। दोस्तों लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने भी लिखा है कि सन 1919 ईस्वी के सुधार भारत को एक स्थायी विधान प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सुधार ही अस्थायी हैं। ये सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित सरकार तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनने वाली सरकार के बीच एक पुल के समान है। तो दोस्तों यह सुधार है एक तरफ ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित सरकार में और भारतीय जनता के प्रतिनिधि द्वारा बनने वाली सरकार के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं, और ये सब क्या हैं? अस्थायी हैं। इसीलिए इनकी प्रकृति भी है अस्थायी विधान की, ठीक है, स्थायी विधान की नहीं। तत्पश्चात दोस्तों श्रीनिवास जी ने भी लिखा इस एक्ट के महत्व के बारे में कि 1919 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया। इसी एक्ट के द्वारा उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रांतों में ही सही लागू तो हुआ, प्रारंभ तो हुआ, जिसकी श्रृंखला में 1947 ईस्वी में भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। तो श्रीनिवास जी इस एक्ट के महत्व को हमारे सामने दर्शा रहे हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस एक्ट में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे, और इसको मूल्यांकन करते हुए श्री स्पीयर ने लिखा है कि अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अधिनियम अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की ओर जाने वाले राजमार्ग का एक पड़ाव था। तो वे मानते हैं इसे पूर्ण स्वराज्य के राजमार्ग का एक पड़ाव। तत्पश्चात दोस्तों 1921 का नरेश मंडल का जो गठन किया गया चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस का, जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, इसी एक्ट का सुधार था। इसके अंतर्गत दोस्तों महत्वपूर्ण 109 रियासतों के साथ कम महत्वपूर्ण 12 रियासतों को भी जगह प्राप्त हुई इस चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस में, अर्थात नरेश मंडल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस एक्ट में पहली बार उत्तरदायी शब्द को स्पष्ट रूप से अनुप्रयोग किया गया और भारत में जो राजनीतिक रूप से अराजक माहौल था उसको शांत करने का, उसे ठंडा करने का भी प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों देश के मतदाताओं में जो मताधिकार का प्रतिशत बढ़ाया, 3 से बढ़ाकर 10% किया, उससे उनमें भी मताधिकार की व्यवहारिक समझ विकसित हुई थी। तत्पश्चात दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण एक्ट था। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस एक्ट की समीक्षा के विषय में कि इस एक्ट ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार नहीं बनाई, केंद्र में प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाई,
लेकिन केंद्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं किया गया। साथ में दोस्तों इसमें पृथक मताधिकार को और सुदृढ़ किया गया, मतलब जो पृथक निर्वाचक मंडल की, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था थी उसको और अधिक मजबूत किया गया। दोस्तों ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया, ना कि स्वशासन की व्यवस्था को। अब दोस्तों हम देखते हैं इस एक्ट के भारतीय राजनीति पर, भारतीय राजनेताओं पर क्या प्रभाव पड़े। तो दोस्तों देखिएगा, 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस असहयोग आंदोलन में खिलाफत मूवमेंट को भी शामिल कर लिया था। इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक परिवेश में हिंदू और मुस्लिमों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक महत्वपूर्ण खंड रहे स्वराज्य पार्टी ने आम चुनावों में भागीदारी की। श्री CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित यह पार्टी एक महत्वपूर्ण अपनी असर दिखा गई प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1921 से 37 तक 9 प्रांतों में यह द्वैध शासन व्यवस्था लगातार चल रही। पंजाब में यह व्यवस्था 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह द्वैध शासन की व्यवस्था निलंबित भी रही। मतलब आप बोल सकते हैं आपातकालीन स्थिति भी इस संदर्भ में रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्वैध शासन भारतीयों के संदर्भ में एक भद्दा, भ्रममय और जटिल प्रणाली या व्यवस्था थी, इसलिए दोस्तों इसकी असफलता सुनिश्चित थी। यह था दोस्तों इस एक्ट का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। दोस्तों आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा, इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से हमें संपर्क कर सकते हैं।